हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिस पर आमतौर पर आपके प्रश्न होते हैं और आज तक लोग कंफ्यूज हैं। अभी लाइव सेशन में भी किसी ने मुझसे कल या फिर परसों में इस क्वेश्चन को उठाया था, पूछा था। होता क्या है कि एक आम आदमी के लिए छोटी से छोटी चीज भी मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा एक मामला था, वहां पे लड़के ने म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन उसको बना के दी, रिव्यू करना था कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने बोला कि साहब, मेरा जो एड्रेस है उसमें तो मेरा थाना लिखा हुआ है, जो लड़की का एड्रेस है उसमें थाना नहीं लिखा है, इससे कोई दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोचिए कितनी माइनर चीज है और इससे क्या फर्क पड़ना है, वो तो आधार के आधार पे एड्रेस लिख दिया गया। तो यानी जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को कंसिडर करता है। उसको लगता है इससे भी फर्क पड़ेगा, और उसकी गलती नहीं है ये। एज ए लेमैन उसका ऐसा करना जायज है। लेकिन दोस्तों, अब ये बात जब यहां पे आ जाती है कि मामले आपके चल रहे हैं, समय गुजर चुका है और पति अपनी तरफ से डिसीजन ले लेता है कि अब मैं डाइवोर्स केस फाइल करूंगा। अब एज ए लेमैन तो उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, शादी से लेके अब तक, साहब ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो। जब लोग अपनी कहानियां बना करके हमको भेजते हैं, जब हम कहते हैं साहब अपनी स्टोरी लाइन भेजिए, तो मैक्सिमम टाइम लोग पूरी की पूरी कहानियां 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 पेज की बना के लिख के भेज देते हैं। अब दोस्तों, क्या वो पूरी कहानी एज इट इज लिखी जा सकती है? यानी कि जिन जिन चीजों को आप समझ रहे हैं कि वाइफ ने मेरे साथ क्रियोलिटी की है, क्या वो एक्चुअल में क्रियोलिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीजें आप लिखो और आगे जाके वो आपके अगेंस्ट चली जाए। या कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आप सोचते हो कि अरे ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज होती है, वो आनी चाहिए। तो यानी आज के समय पे भी आप अगर लोगों को परखोगे, जानोगे, तो ये देखोगे कि उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि साहब अगर हम डाइवोर्स फाइल करेंगे, ये तो हमें पता है कि ग्राउंड हम क्रियोलिटी का ले लेंगे या डेजर्शन का ले लेंगे, लेकिन क्रियोलिटी में लिखे क्या जिसे एक्चुअल में कोर्ट क्रियोलिटी माने? बात यह है। अब दोस्तों, कोर्ट किन किन चीजों को क्रियोलिटी मानता है, ये अलग अलग केसेज में कई बार निर्धारित होता रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें कोर्ट ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा, अगर वाइफ ने ऐसा किया तो भी मानसिक क्रियोलिटी, ऐसा किया तो भी मानसिक क्रियोलिटी, ऐसा किया तो भी मानसिक क्रियोलिटी। तो काफी हद तक उन लोगों के क्लियर हो जाएगा कि डाइवोर्स केस में क्या क्या चीजें अगर हम लिखेंगे तो वो कोर्ट क्रियोलिटी मानेगा। तो दोस्तों, इसमें पहली जो चीज कोर्ट ने बताई वो थी रिफ्यूजल टू कोहेबिट। यदि पत्नी आपके साथ रहने से, आपके साथ जीवन चलाने से मना कर देती है और ये चीज आप रिकॉर्ड पे ला करके प्रूफ कर देते हैं, तो ये आपके ऊपर मानसिक क्रियोलिटी मानी जाएगी। दूसरा, रिफ्यूजल टू इंटीमेसी। यदि आपके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है, तो ये भी आपके ऊपर मानसिक क्रियोलिटी मानी जाएगी। यानी जो दो चीजें मैंने आपको बताई बहुत कॉमन चीजें हैं। अगर आप लोगों के बीच में विवाद चल रहे हैं, पत्नी ये भी कह देती है मुझे आपके साथ नहीं रहना, और इंटीमेसी के लिए भी मना कर देती है, तो ये दोनों चीजें भी क्या होंगी? आपके लिए मानसिक क्रियोलिटी मानी जाएगी कि आपके ऊपर मानसिक क्रियोलिटी हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि जो वाइफ है वो बिना आपकी या इन लॉज की परमिशन के अपने मायके चली जाती है, और मायके से बुलाने पर भी वापस नहीं आती है। तब वापस आती है जब उसकी मर्जी होती है। 10 दिन आपके यहां रहती है, फिर से मायके चली जाती है, और फिर 20 दिन वहां रहती है, फिर 5 दिन के लिए आती है, फिर 10 दिन के लिए चली जाती है, फिर 2 दिन के लिए आती है, फिर 15 दिन के लिए चली जाती है। ये मैक्सिमम केसेस के अंतर्गत देखा जाता है किस तरह से होता है। तो वाइफ का यदि कंडक्ट ऐसा है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम से बार बार चली जाती है, यानी रिपीटेड एब्सेंसेस फ्रॉम मैट्रिमोनियल होम, तो ये भी आपके ऊपर मानसिक क्रियोलिटी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने बताया कि पत्नी आपके ऊपर एफआईआर करवा देती है, ऐसे ही मतलब आप ये कह सकते हैं आवेश में आके एफआईआर करवा देती है, तो वो भी आपके ऊपर मानसिक क्रियोलिटी मानी जाएगी। आपको आपके बच्चे से मिलने नहीं देती है, आपको आपके बच्चे से बात नहीं करने देती, वीडियो कॉल नहीं करने देती, और जो इन लॉज है, इन लॉज के साथ डिफरेंस रखती है बहुत ज्यादा, इन लॉज को सही तरीके से ट्रीट नहीं करती, तो ये सारी चीजें भी मानसिक क्रियोलिटी के अंतर्गत मानी जाएंगी। अब दोस्तों, यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट में कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं 13(1) IA में, तो आप करते हैं मेनली क्रियोलिटी के बेसिस पे। अब क्रियोलिटी फर्दर दो तरीके की होती है। एक होती है किसी ने आपके साथ फिजिकल क्रियोलिटी करी, मतलब आपको मारा पीटा, आपके बाल खींच दिए, आपको नाखूनों से नोच दिया, ऐसा भी बहुत मामलों में आता है। तो वो तो हो गई आपकी फिजिकल क्रियोलिटी, जो कि आपके मेडिकल से प्रूव हो सकती है, आपके फोटोग्राफ या वीडियो वगैरह से प्रूव हो सकती है। ये होती है मानसिक क्रियोलिटी, जिसका कोई निशान शरीर पे नहीं दिखता, इसके निशान जो होते हैं वो सीधा दिमाग पे छपते हैं। तो ये जो मानसिक क्रियोलिटी होती है, ये ऐसा फैक्टर होता है कि आदमी इसमें कंफ्यूज ही है कि मानसिक क्रियोलिटी एक्चुअल में है क्या। तो किन किन चीजों को क्रियोलिटी माना जाता है, यहां पे कुछ चीजें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी, और इन्हीं चीजों के आधार पर इन सबको कलेक्टिवली मानसिक क्रियोलिटी मानते हुए पति को डाइवोर्स भी दे दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है, तो आप एक बढ़िया सी डाइवोर्स की पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सब चीजों का उल्लेख कीजिए। अननेसेसरी ड्रैग नहीं करना, स्ट्रेच नहीं करना, अपनी पिटीशन को टू द पॉइंट बनाना है, काम की बात नहीं छोड़नी है, फालतू बातें इन्वॉल्व नहीं करनी है। टू द पॉइंट, बिल्कुल लिमिटेड पिटीशन अगर आप बना के कोर्ट में आते हैं, सही से कोर्ट में आते हैं, तो बहुत आपको उसका फायदा
मिलेगा। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा 2 ग्राउंड है तो दोनों ग्राउंड पे फोकस करना है। कई बार होता है, अभी रिसेंटली एक मामला मेरे पास चल रहा है जिसमें क्रूरटी और एडल्ट्री दोनों के बेस पे उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया था, लेकिन अगर आप उनकी पिटीशन को पढ़ेंगे तो पूरा फोकस एडल्ट्री पे है, लेकिन क्रूरटी से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इट मीन्स सीधी सी बात है कि अगर एडल्ट्री प्रूव नहीं होती तो क्रूरटी का कुछ है ही नहीं, तो यानी केस डिसमिस ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप क्रूरटी एडल्ट्री या क्रूरटी डेजर्शन ये लेकर के चल रहे हैं तो दोनों पार्ट को इक्वली मजबूत करके आपको चलना है, ताकि अगर एक ग्राउंड आपका खारिज भी होता है तो दूसरे ग्राउंड को कम से कम कोर्ट कंसिडर करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरी बात समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।